गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं लॉ का ये सेकंड क्लास है। आई होप आपने फर्स्ट क्लास देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जरूर से देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें देखी, सबसे पहले उसको रिवाइज कर लेते। बेसिक वाली चीजें देखी थी। ठीक है, तो वो पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। चलिए आ जाइए बेटा। अगर आपने अभी तक इस लाइव स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। और फ्री एंड पेड कोर्सेज को, फुल्ली फ्री एंड फुल्ली पेड कोर्सेज को बाय करने के लिए, देखने के लिए हमारी एप्लीकेशन स्टडी बडी क्लब को जरूर से इंस्टॉल करिए। काफी सारे कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाएंगे। सीए में सीए से रिलेटेड भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं अदर कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी एग्जाम में काफी ज्यादा स्कोर कर सकोगे। जैसे कि एग्जाम में आपको याद कैसे रखना है, ठीक है, टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, वो सब कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाएंगे। फ्री एंड पेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो जरूर से एक बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए एंड जरूर से विजिट करिए। गुड मॉर्निंग श्रुति। गुड मॉर्निंग रिया। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कल अपन ने क्या पढ़ा था और उसको रिवाइज कर लेते हैं। आ जाइए। बेसिक हमने देखा था लॉ में, और ये रहा आपका बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमने देखा था लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन से, मतलब सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाते। ऑब्वियसली हमें वहां पे कोई पर्पस होता है, पहले नीड होती है, उसके बाद क्या बनता है, लॉ बनता है। ठीक है, नीड के बारे में मैंने एग्जांपल्स दिए थे कुछ, हर्षद मेहता वाला भी एग्जांपल दिया था, उसके साथ टेररिज्म वाला भी मैंने एग्जांपल दिया था। द सिचुएशन डिमांड द लॉ, ऑब्वियसली सिचुएशन डिमांड करती है तभी लॉ बनता है। यहाँ पे मैंने दोनों आपको केस लिखवा दिए, हर्षद मेहता एंड संजू बाबा बॉम्ब केस। ठीक है, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 बना था उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि लॉ में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहली, गुड मॉर्निंग बेटा संजय, गुड मॉर्निंग। सबसे दो चीजें हमने देखी थी, एक तो सेफ्टी और दूसरा है बेनिफिट। ठीक है, सेफ्टी एंड बेनिफिट। सेफ्टी इज अ मस्ट, मतलब सेफ्टी होना ही चाहिए। अगर आपको लॉ बनाना है तो सेफ्टी शुड बी देयर। दूसरा होता है बेनिफिट, मतलब बेनिफिट ऑप्शनल है। अगर बेनिफिट मिल रहा है अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, बट सेफ्टी सबसे पहला पर्पस होता है और वो होना ही चाहिए। हाउ टू मेक अ लॉ, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ द लॉ एंड हु इज ऑथोराइज्ड टू मेक एंड कंसीडर अ लॉ, उसके बारे में हमने बात की थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 444 आर्टिकल्स होते हैं, यानी प्रोविजंस आप उसे बोल सकते हो। तो उसमें से 245 नंबर का जो आर्टिकल है वो किसे ऑथोराइज करता है, पार्लियामेंट को ऑथोराइज करता है। क्यों? लॉ बनाने के लिए ऑथोराइज करता है। लॉ कौन से सब्जेक्ट के ऊपर, कौन से टॉपिक के ऊपर बनता है, वो आर्टिकल नंबर 246 के शेड्यूल नंबर 7 के ऊपर दिया गया है कि कौन से टॉपिक और कौन से सब्जेक्ट में आपका बेटा लॉ बन सकता है। ये बेसिक वाली चीज है, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट ये मैंने आपको बतानी जरूरी समझी, क्योंकि आपको, अगर आप आज से लॉ पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए। हम प्रोफेशनल कोर्स के लिए बेटा प्रिपेयर कर रहे, बीकॉम के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। सेंट्रल लेवल और यूनियन, तीन कैटेगरी के लॉ बनते हैं, एक सेंट्रल लेवल और यूनियन लेवल बोल सकते हो। सेंट्रल लेवल मतलब जो पूरे इंडिया में लगते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये पूरे इंडिया में लगता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि स्टेट लॉ के बारे में। स्टेट लॉ जैसे कि गुजरात और बिहार में दारू बैन है, तो उसके ऊपर जो लॉ बनता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, स्टेट लॉ बोलते हैं। सेम तरीके से गुजरात और बिहार में दारू बैन है, लीकर बैन है, बट अगर मैं गोवा की बात करूं तो गोवा ने दारू को टैक्स फ्री करके रखा है, मतलब वो प्रमोट कर रहे हैं। गुजरात और बिहार क्या करे भैया, उसको बंद करने का ट्राई करेंगे, मतलब ये बैन है भैया, यहां पे नहीं चलेगा, यहां पे अलाउड नहीं है। जबकि गोवा जो है एग्जैक्ट ऑपोजिट जा रहा है और टैक्स फ्री कर रहा है। देखो दोनों स्टेट का पर्पस अलग अलग है। गुजरात और बिहार का पर्पस ये है कि भैया लीकर जनरली, मतलब यहाँ पे बिकना नहीं चाहिए और किसी को सेवन नहीं करना चाहिए। इस मोटिव से यहाँ पे बैन किया गया है गुजरात और बिहार में। जबकि गोवा की बात करें तो गोवा ने टैक्स फ्री कर दिया है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर अदर स्टेट से लिकर यहाँ पे गोवा पे कम प्राइस पे मिलेगा, वैसे भी लोग घूमने के लिए आते हैं, और लिकर और कम प्राइस पे मिलेगा, टैक्स नहीं लगेगा, तो और भी ये स्टेट क्या होगा, प्रमोट होगा। गुड मॉर्निंग मीनू। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट लॉज अलग अलग स्टेट के हिसाब से खुद वो बनाते हैं। कॉन्करेंट लॉ और सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ की बात करें तो कॉन्करेंट लॉ यानी ऐसा लॉ जो स्टेट और सेंट्रल दोनों एक साथ में आके एक लॉ बनाते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्करेंट लॉ। जैसे कि जीएसटी। ठीक है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में जाते हो खाना खाने के लिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप भैया फोन पे पूछते रहते हो, मेरे बाबू ने खाना खाया, बेटर चीज है आप साथ में ही जाओ खाना खाने। ठीक है, आप खाना खाने मतलब खाना खाने साथ में गए, ठीक है, और वहां पे आप बिल में देखोगे आई ला जी, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी आपको लगता है। सी जीएसटी मतलब सेंट्रल वाला,
ठीक है। और जो SGST यानी स्टेट वाला GST लगता है, तो ये जो लॉ है GST वाला, वो दोनों ने साथ में मिला के साथ में आके ये लॉ बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की अप्रूवल लगती है। तो इस तरीके से आपके 3 कैटेगरी के लॉज होते हैं। तो ये बेटा आपका हो गया। श्रुति प्लीज मैसेज ऑन 8973273288। बेटा मैं लास्ट लेक्चर में 3 बार बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं। ठीक है, अब मैं कितनी बार चले के बोलो मेरे को नहीं पता। ठीक है, मैसेज करिए तो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। चलिए अचिन, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, तो ये था अपना बेसिक वाली चीज, और आज हम शुरू करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज हम शुरुआत करने वाले हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हर चीज अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस वाली सारी चीजें पढ़ेंगे, और ट्विस्ट करके सारी चीजें, जब भी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं ट्विस्ट वाली चीजें भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये कुछ 5 डेमो लेक्चर्स, 3 to 5 डेमो लेक्चर्स आपको लॉ के मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप पेड कोर्सेज भी करना चाहते हो तो यू कैन इंस्टॉल अवर एप्लीकेशन स्टडी बडी क्लब। प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, लिंक भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन अभी के लिए अवेलेबल है, तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड यूजर नहीं हो और अगर आप बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी ऑन 8973273289। आपको सारी इंफॉर्मेशन बेटा वहां पे मिल जाएगी। लेट्स गो। अगर आपने लाइव सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। संजय, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। आ जाइए। देखो, मैं जब भी आपको लिखने के लिए बोलूं आपको वो चीज लिखनी है। ठीक है, अभी मत लिखना, अभी मैं बस आपको चीजें समझा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये जो लॉ बना है इसमें कितने सेक्शंस हैं और क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और कितनी कितनी सेक्शंस हैं। वो सब चीजें मैं आपको पहले यहां पे आपको बेसिक वाली चीजें शेयर कर देना चाहूंगा। आ जाइए बेटा। ठीक है, 4 पार्ट में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिवाइडेड है। 4 पार्ट्स में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिवाइडेड है। अगर मैं बात करूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो पार्ट है वो बेसिक वाला है, जिसमें आपका सेक्शन कवर हो जाता है। आपका सेक्शन कवर हो जाता है, सेक्शन कवर हो जाता है 1 to 75, जिसमें सारी बेसिक्स वाली चीजें दी है। ठीक है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसको समझना है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो क्या होता है, सारी चीजें आपको कहां पे दी गई है भैया, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको यहां पे दिए गए। तो इसे हम बोलेंगे जनरल ठीक है, ये बहुत ही पतला हो जाएगा बट चीज है ये वाला। यहां पे आपको बेटा दिए गए हैं जनरल प्रिंसिपल्स, आपको यहां पे दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि बाकी जो 1 to 75 है वो जनरल प्रिंसिपल्स है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट जो आपका है वो है 76 टू सेक्शन 76 टू 123। अल्लाह, कौन सा है बेटा? 123। ठीक है, सेक्शन 76 टू 123 आपका ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इसमें सर क्या दिया गया है, इसमें अगर मैं आपको बात करूं तो सेक्शन 76 से 123 के अंदर आपको दिया गया है प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स। प्रिंसिपल्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, मतलब गुड्स को सेल करने के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको यहां पे दिए गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन 124 से 238। कौन सी सेक्शन बेटा? सेक्शन 124 से 238 में आपको क्या दिया गया है? अगर मैं बात करूं सेक्शन 124 से 238 की अगर हम बात करें तो उसमें आपको दिए गए हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है,
स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, वो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है, तो आपको इसके बारे में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 239 से 266, सेक्शन 239 टू 266, तो इसके अंदर आपको दिए गए हैं प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। कौन सा भैया? प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। अभी आप पूछोगे कि सर हमें पढ़ना क्या है, मतलब हमें पूरा पढ़ना है? ना बाबा ना, अपने को पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं, आपको जो अभी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ना है वो ये वाला पोर्शन पढ़ना है। कौन सा बेटा? ये वाला पोर्शन। समझ में आ रही है बातों को? आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ ये वाला। आपको कि सर मतलब ये सब चीजें नहीं पढ़नी है, पढ़नी है बेटा, ये आपको आगे जाके पढ़ने में आएगा। और ये जो सेकंड वाला पार्ट है और फोर्थ वाला पार्ट है, अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट के बारे में, कौन सा भैया? प्रिंसिपल्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अब 1872 में जब बनाया गया लॉ तो कुछ इस तरीके से 4 पार्ट में बना था, बट आगे जाके इन द ईयर ऑफ 1930, इन द ईयर ऑफ 1930 इस पार्ट को हटा दिया गया और इस पार्ट को अलग से नाम दे दिया गया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कौन सा बेटा? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और कौन सा ईयर? 1930, जो अपने को आपके सिलेबस में है, जो आपको आगे जाके एक अलग चैप्टर से पढ़ना है। अगर मैं बात करूं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें पार्टनर प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड बिजनेस, तो यहां पे भी एक अलग से एक्ट बना दिया गया है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया है इसको, ठीक है। मतलब इसको भी क्या करा दिया गया है? इसको भी यहां से हटा दिया गया है। यस, सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आप सोगा भी उसे बोल सकते हो। अगर हम बात करें द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यहां पे बना गया द इंडियन थोड़ा सा इधर से लिखेंगे तो पूरा आ जाएगा। और ये कब अलग किया गया? 1932 में, ठीक है। तो इतनी चीजें आप जरूर से एक बार बेसिक वाली चीजें लिख लीजिए, क्योंकि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में ये चीजें बेटा पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हुई है। अभी अगर हम बात करें तो आपको पढ़ना कितना है? आपको सिर्फ पहला और दूसरा जो पार्ट है वही आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा? दो ही चीजें, अगर आपको आपके सिलेबस की अगर हम बात करें तो दो ही चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, जो पहली वाली है दूसरी वाली है, वही चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, तो जो नहीं मिल रहा उसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जनरल प्रिंसिपल्स। ये आपको पढ़ना है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। ये वाली चीजें अभी आपको नहीं पढ़नी है, तो इसको मैं कैंसिल मारता हूँ, ठीक है। ये भी आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप जरूर से पहले इसको लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आपका जो पूरा जो सिलेबस है उसमें कैसे आपको पढ़ाई करनी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जब बनाया गया तो कुछ इस पार्ट में बनाया गया और उसके बाद इतने इतने पार्टीशन उसके करे गए, ठीक है। ये वैलिड है, डेफिनेटली वैलिड है। ये वाली पार्ट क्रॉस किया मतलब आपके सिलेबस में फाउंडेशन में नहीं है, बाकी डेफिनेटली ये वैलिड है और अभी भी चलते हैं, ठीक है। इतना लिख लो फिर मुझे बताइए बेटा, डन, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए, आई एम गिविंग यू जस्ट 2 मिनट्स, जल्दी से लिख लीजिए बेटा। जल्दी से लिख लीजिए बेटा। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में हम कुछ चीजें बात कर रहे हैं।
ओके संजय डन डनाडन। ओके एनीवन एल्स प्लीज जल्दी से बताइए बेटा, लिख लो तब बताइए। आपको नोट मेंटेन करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉ ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। इवन आपके सारी बुक में सारी चीजें दी है, यू हैव टू राइट। अगर आप लिखोगे तो समझोगे, ठीक है। और एक और चीज, आपको बोलना भी पड़ेगा, आपको कमेंट भी करना पड़ेगा। जब भी मैं कोई चीजें आपको पूछता हूँ, अभी तो चलो मैंने कुछ चीजें समझाई नहीं, समझाने के बाद जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा यू हैव टू आंसर। अगर आप आंसर करोगे तभी तो जान पाओगे ना बेटा कि आप जो लिख रहे हो, आप जो देख रहे हो, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नेगोशिएबल अलग से आएगा बेटा, नेगोशिएबल अलग से आएगा, वो आपका पूरा अलग से समझा दिया जाएगा, टेंशन नहीं है बेटा, ठीक है। अचिन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए लगभग लगभग अपने को चाहिए 20 डेज या 25 डेज मैक्सिमम बोल सकते हो, 25 डेज जितना, ठीक है। हाँ, कई लोगों को 2-2 3-3 महीने भी लग जाते हैं पढ़ाने में, ठीक है। बट वो कोई मतलब का नहीं है। टू द पॉइंट पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, बट टू द पॉइंट पढ़ो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यही चीज समझाने में अगर मैं 1 घंटा वेस्ट कर दूं, ठीक है, ये जो चीज मैंने समझाई कोई मतलब का नहीं है। और आपको मुझे मुझे आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी तो टाइम देना है, ठीक है। 2 दिन पहले मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, क्या मतलब है भाई। ओके डन डना डन, लेट्स गो, आगे बढ़ते बेटा और शुरुआत करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, ठीक है। आ जाइए बेटा, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे मुझे आपको, ठीक, आ जाइए बेटा। अच्छा, आपकी बुक में देख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ओपन करी हुई है, आई थिंक ये रही। अच्छा, डन डना डन, ठीक है। द क्लास ऑफ 1 आवर और मे बी 1.5 आवर्स, ठीक है। 25 डेज, क्लास ऑफ 1 और 1.5 आवर्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीएमए में बहुत कम है बेटा, ठीक है। इट्स अ वेरी 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 इजी चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ वेरी इजी, आई नो इट्स अ लेंथीएस्ट बट इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। देखो मेरे पास पढ़ोगे तो डेफिनेटली इजी लगने वाला है, ठीक है। और इजी है ऐसे यार, अगर आप पढ़ोगे देखो। शुरुआत करते हैं बेटा, लेट्स गो, आ जाइए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 3 तरीके के राइट्स आपको दिए गए हैं। एक्ट को शुरू करने से पहले आपको कुछ यहाँ पे बेसिक नॉलेज दिया गया है, तो एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ह्यूमन राइट्स की अगर सबसे पहले बात करें, ठीक है। इन इंडिया पीपल हैव 3 टाइप्स ऑफ राइट्स। इंडिया में लोगों के पास 3 तरीके के राइट्स होते हैं। कौन से? सबसे पहले ह्यूमन राइट्स। भैया ह्यूमन राइट्स नाम से क्या लग रहा है, क्या लगता है? एक इंसान का जो राइट होता है, जो हक होता है, ठीक है, मुझे हक है, ठीक है, वो वाला हक नहीं, ठीक है। समझदार बच्चों, ह्यूमन राइट्स की बात कर रही है। ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाइए बेटा, नीचे लिखा हुआ है ह्यूमन राइट्स के बारे में, यहाँ पे लिखा है देर इज नो लॉ। कोई लॉ नहीं है कि आपका कौन सा राइट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, 7 बजे से पहले उठना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा कोई लॉ नहीं है, बट आपका राइट है, आपका बोलने का राइट है, ठीक है। आपका बिहेव करने का राइट है, आपका खुद का अपना एक राइट है। यूनाइटेड नेशन यानी यूएन, United Nations have adopted an universal declaration of human rights which has been adopted by members of the countries including India। मतलब यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट जारी की है कि हर इंसान को जीने का हक है, हर इंसान को जीने का हक है बेटा, ठीक है। और ये राइट्स सभी कंट्री के जितने भी लोग हैं उनको ये राइट्स मिलता है, जिसमें हमारा इंडिया भी एक मेंबर है, ठीक है। मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया के भी जितने भी लोग हैं उनको भी ये ह्यूमन राइट्स मिलता है। वी हैव नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन इज अबो कॉमन लॉज से ज्यादा है ह्यूमन। और ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन को बिहेव करने का, जीने का जो भी हक है उसे हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो राइट देता है उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है। अब बोलते हैं, पता है कि कई बार आप बोलते हो कि अगर आप कहीं पे वीडियो शूट कर रहे हो तो आप, मतलब कई बार आपने यूट्यूब के वीडियोस में देखा होगा कोई एडवोकेट या कोई बोल रहा होगा, ठीक है, आई हैव अ राइट टू स्पीक, ठीक है, मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट ने राइट दिया है, आई हैव अ राइट टू स्पीक, आई हैव अ राइट टू शूट द वीडियो ऑफ अ पब्लिक
पब्लिक थिंग्स, ठीक है, ऐसी चीजें आपने वीडियोस में कभी कभी सुनी होगी, ठीक है। तो वो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, दिस इज अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन, मतलब इंडिया के हर सिटीजन को दिया जाता है। देखो हर एक कंट्री का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कल बताया था, कितने आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बताइए बताइए कितने आर्टिकल्स हैं, 444 आर्टिकल्स है, ठीक है। बेसिक राइट आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स, जो बेसिक राइट होते हैं उसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। एंड इफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन violates any right, remedy is available to the citizen by making a petition to high court। मतलब अगर कोई राइट या लॉ कोई अगर ब्रेक करता है और किसी को भी हार्म होता है, किसी को भी तकलीफ होती है, तो वो क्या कहते हैं, जैसे कि देखो मेरे को ये बताइए, ठीक है, मर्डर करना गुनाह है, ठीक है, या चोरी चकारी करना गुनाह है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगा कि सर मेरे को ना आपके घर पे ना चोरी करनी है, क्या करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ना बहुत पैसे कमाता हूं, आप मेरे घर पे आए चोरी करने के लिए आए, ठीक है, और आपको मिला क्या, 100 रुपए की नोट, आप लेके चले गए। भैया 100 रुपए की नोट मेरे लिए तो करोड़ों रुपए, क्योंकि मेरे पास 100 रुपए मतलब आय हाय हाय कितने रुपए मेरे लिए, पता है, ठीक है। बट इससे क्या हुआ, मेरा ह्यूमन राइट क्या हुआ भैया, मैं हार्म हुआ, मेरे को तकलीफ हुई, तो मैं कहां पे जा सकता हूं, हाई कोर्ट में जा सकता हूं। पिटीशन, पिटीशन का मतलब क्या होता है, केस कर सकता हूं आपके खिलाफ, ठीक है। लास्ट वन इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, दिस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएटेड वॉल्यूंटरीली, वॉल्यूंटरी का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से हमने कोई राइट क्रिएट किया बिटवीन पार्टीज बाय मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप दो पार्टी, पार्टी ए एंड पार्टी बी, ठीक है, क्या करती है, वॉल्यूंटरीली मतलब इच्छा शक्ति से दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आती है और एक दूसरे को राइट देती है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड आपको जो राइट देती है उसको कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं बोलते भाई गधो, अबे अपन बात कर रहे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, मतलब आप मेरे को पेमेंट करोगे, फीस पेमेंट करोगे, ठीक है, ये आपने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया और मैं आपको राइट दे रहा हूं कि आप मेरे जितने भी लेक्चर्स है उसे देख सकते हो। समझ में आ रही है बातों को, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। हम वॉल्यूंटरीली इच्छा शक्ति से आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट में आए, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आप मुझे राइट दे रहे हो कि हाँ मैं आपसे पैसे ले सकता हूं और मैं आपको राइट दे रहा हूं कि आप मेरे सारे क्लासेस को देख सकते हो, ऐसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। दो या उससे ज्यादा पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आती है, एग्रीमेंट में आती है और वॉल्यूंटरीली यानी कि इच्छा शक्ति से एक दूसरे को जो राइट देती है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। मुझे ये बताइए ये तीनों राइट में आपको समझ में आ गया बेटा, दिस इज वेरी बेसिक थिंग, अगर आपको ये याद नहीं रहती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, ह्यूमन राइट जो एक इंसान को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देता है उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन राइट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, एक कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण अगर किसी पर्सन को राइट मिलता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। क्या ये बात आपको समझ में आई बेटा, अगर यस तो जल्दी से बताइए और आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, अगर नहीं डाउट है तो एंडी कर दीजिए, नो डाउट, क्योंकि अब जो पार्ट शुरू होने वाला है, दिस द रियल द कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अब उसके बारे में बात करने वाले, डंडनाडा लेट्स गो। अब ये सही वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू होने जा रहा है, ठीक है। एक और बेसिक चीज आपको दी हुई है, देखो ये पूरा पैराग्राफ कहना क्या चाहता है पता है, मैं आपको सिंपल पहले लैंग्वेज में समझा देता हूँ फिर अपन पढ़ते हैं, अगर मैं पहले बताऊंगा ना तो आपको इजी रहेगा। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें कि जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना उसके पहले हम क्या करते थे, उसके पहले हम क्या करते थे, इंग्लिश लॉ को फॉलो करते थे। अभी भी हम क्या करते हैं, बाहर के जो लॉ होते हैं उसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, नाम दे देते हैं इंडियन, ठीक है, हमारा ये कारनामा है। तो अभी हम क्या करते हैं बेटा, पहले की जमाने में की बात करें जब 1872 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना उसके पहले हम इंग्लिश लॉ को फॉलो करते थे। इंग्लिश लॉ के साथ साथ जब हमें लगा कि यार इंग्लिश लॉ में कुछ दिक्कतें आ रही है तो हमने अपना जो रीजनल लॉज होते हैं उसको भी थोड़ा सा सहारा लेना शुरू कर दिया, जैसे कि हिंदू का कोई एक्ट है या मुस्लिम का कोई एक्ट है उसको हम साथ में मतलब उसको भी हमने समझने का ट्राई किया और हमने कॉन्ट्रैक्ट में उसको भी यूज करने का ट्राई किया, बट फिर भी काफी सारी दिक्कतें आ रही थी और उसके कारण फाइनली इंडिया को द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाना पड़ा और 1872 में ये कॉन्ट्रैक्ट बना, ये एक्ट बना सॉरी, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। ये 1872 वाला जो एक्ट बना है वो पूरा का पूरा इंग्लिश लॉ जो है उसको कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट किया गया है और कुछ चीजें जो हमारे इंडिया में
देखो बाहर की कंट्री और हमारी कंट्री सिचुएशन अलग अलग है बेटा, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजें थी जो बाहर की कंट्री में शूट कर रही थी, हमारी कंट्री में नहीं शूट कर रही थी, उसको हमने चेंज कर दिया और हमारी कंट्री के हिसाब से बना दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने बनाया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर हम पढ़ेंगे अभी तो आपको बहुत ईजी लगेगा। देखो बिफोर एनेक्टमेंट मतलब बनना, ठीक है, क्रिएट होना, जब आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था उसके पहले, ठीक है। अगर आपको एनेक्टमेंट, आपके पास बुक है तो लिख लीजिए, बिफोर क्रिएट लिख दीजिए, क्रिएट या मेक, क्रिएट या फिर मेक लिख लीजिए, क्रिएट या फिर मेक लिख लीजिए। ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कोर्ट इन इंडिया यूज्ड टू अप्लाई इंग्लिश कॉमन लॉज। हम पहले क्या यूज करते थे? इंग्लिश कॉमन लॉज को हम यूज करते थे, ठीक है। एज अ सूटेड टू इंडियन कंडीशंस, इंडियन कंडीशन को शूट करे इस हिसाब से हम उसको यूज करते थे, ठीक है। सम डिफिकल्टीज वे नोटिस, कुछ डिफिकल्टीज हमें आती थी उसको जब हम अप्लाई करने का ट्राई करते थे तब, ठीक है। अकॉर्डिंगली लेटर द कोर्ट स्टार्टेड डिसाइडिंग केसेस बेस्ड ऑन हिंदू पर्सनल लॉज एंड मुस्लिम पर्सनल लॉज। उसके बाद कोर्ट ने क्या किया? उसके बाद कोर्ट ने भैया हिंदू पर्सनल लॉज एंड मुस्लिम पर्सनल लॉज का भी लॉज का यूज करना शुरू कर दिया केस को डिसाइड करने के लिए। बट द सेम वे स्टिल नॉट फाउंड फिट टू एड्रेस द बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ये भी बट द सेम वेयर स्टिल नॉट फाउंड फिट, मतलब ये भी एक परफेक्ट आपको सही जजमेंट नहीं दे रहा था टू एड्रेस, एड्रेस मतलब क्या करना भैया, उसको सही से आउटपुट देना, द बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए ये लॉज भी सही तरीके से यूज नहीं किए जा रहे थे, मतलब सही आपको आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो क्या किया गया? अकॉर्डिंगली सेपरेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाज एनेक्टेड, मतलब फिर हमने क्या किया? एक सेपरेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने बना दिया गया। दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉज। मैंने आपको बताया हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, विच इज टू अ लार्ज एक्सटेंट मेड अप टू जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का मतलब ये होता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का मतलब ये होता है कि हमने किसी लॉ है उसको हमने क्या किया है, हमने उसको फॉलो किया है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे लिखना है, इसका मीनिंग लिखना है तो आप जरूर से लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए फॉलो प्रीवियस लीगल डिसीजन बाय कोर्ट, फॉलो प्रीवियस लीगल फॉलो प्रीवियस लीगल डिसीजन बाय लॉ, मतलब लॉ ने कोई प्रीवियसली कोई डिसीजन लिया है उसको हमने क्या किया है, फॉलो किया है। क्या मुझे ये बताइए बेटा, ये आपको समझ में आया? दिस इज ऑल्सो बेसिक थिंग, इसमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछे जाने के चांसेस नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है। सिंपल सी बात है, पहले हम क्या करते थे, कॉमन इंग्लिश लॉ को फॉलो करते थे, उसके बाद हमने हिंदू पर्सनल लॉ एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ का यूज करना शुरू कर दिया, बट फिर उससे भी बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण हमें सही वाले जजमेंट नहीं मिल रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इसलिए हमने फिर सेपरेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बनाया, जिसमें हमने कॉमन इंग्लिश लॉ जो है उसको फॉलो करते हुए हमारा नया लॉ बनाया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? फॉलो प्रीवियस लीगल डिसीजन बाय लॉ, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है बेटा तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अभी भैया हो गया बेसिक वाला खत्म, ये चीज अपन ने लिख ली है, मैंने आपको डायग्राम के फॉर्म में लिखवा दिया है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कि ये आपका कौन सा भैया, ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट आपका यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे एकदम से ना मजेदार चीज है, मेरे को ये बताओ कि आपको अकाउंट्स एंड मैथ्स समझ में आता है ना? अकाउंट एंड मैथ्स, ठीक है। तो आपको ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा और आज का लेक्चर आपके लिए बहुत सुपर एकदम अमेजिंग वाला होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे पहली चीज बेसिक चीज क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें पढ़ना क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें पढ़ना ये है कि हम किसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है, क्या आपने अपनी क्रश को आपने वादा किया, ठीक है, वादा किया प्यार से प्यार का, वो वाला वादा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आप जो करोगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलेंगे? क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी क्रश को अगर मैं कोई वादा करता हूँ तो क्या मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? ठीक है, अब आपने वादा किया कि अपनी क्रश से वादा किया, ठीक है, कि अगर मैं, अगर उसको कोई चीज चाहिए थी, ठीक है, वो मिलती थी इंडिया के बाहर,
आपने उसको बोला कि मैं तुझे ना वो चीज में लेके ला दूंगा, ठीक है, मैं इंडिया के बाहर से वो मंगवा दूंगा, मेरे पापा बहुत अमीर है और बाहर आते जाते रहते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उनसे मैं ना कोई चीजें आपके लिए मंगवा लूंगा। अब वो चीजें मंगवा के अगर मैं मंगवा दूंगा तो तू मुझे क्या देगी, तो वो बोलेगी जादू की झप्पी, ठीक है, ठीक है, वो सुना है ना गाना, ठीक है, तो जादू की झप्पी, अबे भाई, ठीक है, वो आपका सोशल एग्रीमेंट है, उसे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अगर आप अब मेरे को ये बताओ, आपके पापा लेके आए, ठीक है, और आपने उस चीज को भी दे दिया, अपनी अपनी क्रश को दे दिया, और अगर आपने जादू की झप्पी हो जा रहे हो, ठीक है, अगर जादू की झप्पी नहीं दिया तो क्या आपको उसके ऊपर केस ठोक दोगे क्या? नहीं भैया, ये लीगली एनफोर्सिबल नहीं है। आप बोलोगे सर लीगली एनफोर्सिबल क्या, बोल दिमाग में घुस नहीं रहा, इतना समझ लो बात कि उसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते। दिस इज योर सोशल एग्रीमेंट। सोशली आपने उससे, फ्रेंड से या फैमिली से बात करते हो, उसे बोलते हैं सोशली एग्रीमेंट, ठीक है, ये आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि उसके सारे प्रोविजंस उसी के ऊपर अप्लाई होंगे, ठीक है। यस बेटा, आएगा संजय, सब आएगा बेटा, आगे सब चीजें आएगा, सब चीजें आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर हिंदू एंड मुस्लिम लॉ से क्या ऐड किया गया है, ठीक है। अरे वो पहले जब नहीं था तब तब बनाया गया था बेटा, जब लॉ नहीं था तब उन दोनों का यूज करते थे, अभी तो कुछ भी नहीं है भाई, अभी तो सेपरेट एक्ट बना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेपरेट बन चुका है, इसकी सेपरेट सारी चीजें है भैया, ठीक है। अब इसमें कोई कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, शुरुआत करते हैं और बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आ जाइए। कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। आपके पास बुक है, पहले मुझे ये बताइए यस और नो। अगर आपके पास बुक है तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ के सामने आप लिखिए लीगल। क्या लिखोगे बेटा? लीगल। लीगल और इलीगल चीजें समझ में आती है, लीगल कायदा किया, इलीगल ठीक है नाजायज, ठीक है, मतलब जो लीगल नहीं है, इलीगल, इसे आप लिखोगे बेटा लीगल, ठीक है, लीगल लिख दीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप लिखोगे लीगल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर हम बात करें बेटा, आ जाइए, अब मेरे को ना ये शिफ्ट करते रहना पड़ेगा, जल्दी हो जा भाई, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 पे आ जाइए, पहला पेज हमने कर लिया है, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस, प्लस में क्या कर सकता हूं, एनफोर्सिबल बाय लॉ, जो आपका लिखा होगा, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं बेटा? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ को मैं क्या कह सकता हूं, लीगल कह सकता हूं बेटा। यानी कि आपने कोई एग्रीमेंट किया, प्लस वो एग्रीमेंट लीगल होना चाहिए। अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया वो लीगल होना चाहिए तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सी बात, ठीक है। आपने कोई एग्रीमेंट किया और वो लीगल होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बोलोगे कि सर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ये तो समझाइए। सिंपल सी बात है बेटा, आपको इतना तो समझ में आ गया, बट सर एग्रीमेंट का मतलब क्या? चलो एग्रीमेंट को पहले देख लेते हैं। एग्रीमेंट की डेफिनेशन भी आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है, आ जाइए। अब एग्रीमेंट की डेफिनेशन को अपन पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पे एग्रीमेंट के बारे में क्या लिखा है, देखिए, आ जाइए, नीचे आ जाता है। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2E। देखो, आपको सेक्शन कैसे याद रखने हैं वो याद करवा दूंगा, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। ये कहना क्या चाहता है? एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब अगर एक प्रोमिस है या काफी सारे प्रोमिसेस हैं, ठीक है, फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब जो फॉर्म कर रहा है कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन मतलब ने उसके बदले में, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको अपने लेक्चर्स दूंगा,
ठीक है, दिस इज माय प्रॉमिस, ठीक है, और उसमें मैं आपको क्या दे रहा हूं, आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, आपको मिल रहा है लेक्चर्स, ठीक है, और आपने मुझे प्रॉमिस किया कि सर हम आपको फीस देंगे, ये आपका क्या हुआ, सेकंड प्रॉमिस हुआ, उसमें आपका कंसिडरेशन क्या है, आप मुझे मनी पेमेंट में दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉमिस, प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक प्रॉमिस या उससे ज्यादा प्रोमिसेस जिसमें कंसिडरेशन बन रहा है, फॉर्म बन रहा है, ठीक है, कंसिडरेशन का फॉर्म बन रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एग्रीमेंट बोलेंगे, यानी मैंने प्रॉमिस किया, आपने भी प्रॉमिस किया, उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट। बट सिंपल सी बात है बेटा, मैंने प्रॉमिस कर दिया, वो एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है, बट प्रॉमिस का मतलब क्या, अब ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। सर प्रॉमिस का मतलब क्या, क्या प्रॉमिस हमें यहाँ पे समझाया गया है, डेफिनेटली बेटा समझाया गया है। आ जाइए नीचे, बुक में से हम सारी चीजें पढ़ेंगे, बट पहले आपको समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको मैं पहले समझाऊंगा, फिर मैं आपको बुक में से सारी चीजें पढ़वाऊंगा। आ जाइए बेटा, अब बात करते हैं प्रॉमिस के बारे में, ठीक है, आ जाइए। हाँ बेटा आ जाता है, बार्टर सिस्टम भी आ जाता है, कंसिडरेशन में कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, कोई सर्विसेज भी हो सकता है, समझ में आ रही है बेटा, समझ में आ रही है, ठीक है, तो उसमें बार्टर सिस्टम भी आ जाता है। चल आ जाइए, अब अगर हम यहां पे बेटा बात करें प्रॉमिस के बारे में, प्रॉमिस का मतलब क्या है वो अपन समझ लेते हैं। व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट, सिग्निफाइज इज एसेंट, एसेंट का मतलब होता है परमिशन, एक्सेप्टेंस, क्या होता है बेटा, यहां पे लिख दीजिए एक्सेप्टेंस और परमिशन, ठीक है, प्लीज एसेंट का मीनिंग लिख लीजिए। व्हेन पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज, मतलब अगर आप, मैंने आपको कोई प्रपोजल दिया और आपने उसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, अगर आपने अपनी मंजूरी दे दी उसका मतलब यह है कि आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, मतलब अगर कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रॉमिस, अगर कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉमिस बोलते हैं। अब सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, आ जाइए, आ जाइए बेटा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है ये चीज, बहुत इजी चीज है और बहुत सिंपल वे में अपन समझने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, ठीक है, एग्रीमेंट का हमने देखा, एग्रीमेंट में क्या होता है, अगर मैं बात करूं एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, एग्रीमेंट का मीनिंग क्या था, एग्रीमेंट का मीनिंग था सर प्रॉमिस, ठीक है, क्या होता है, प्रॉमिस प्लस लीगल चीज, अगर मैं एग्रीमेंट को लिखूं तो मैं उसे प्रॉमिस लिख सकता हूं, प्रॉमिस प्लस, अब मैं एनफोर्सेबल बाय लॉ की जगह में सीधा लीगल लिख लेता हूं, अगर ऐसा कोई प्रॉमिस जो लीगल है उसे हम क्या बोलेंगे भैया, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ओके, प्रॉमिस में सर क्या आता है, प्रॉमिस का मतलब ये होता है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसा बेटा बोल सकता हूं कि प्रॉमिस को हमने क्या बोला, प्रॉमिस किसे बोलते हैं, कोई प्रपोजल जिसका आपने एसेंट दिया, मतलब आपने परमिशन दी, यानी कि प्रॉमिस की अगर हम बात करें तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, एक मस्त एग्जांपल देता हूं, ठीक है, और जो लीगल है उसे हम क्या बोलेंगे भैया, उसे हम बोलेंगे बेटा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है बेटा, प्रपोजल का मतलब, प्रपोजल, प्रपोजल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, कभी आप सब्जी मंडी में गए हो क्या, सब्जी मंडी में गए हो क्या, ठीक है, या आप अपने सिस्टर को लेके गए होंगे, ठीक है, या अपनी मम्मी को लेके गए होंगे, अगर आप कहीं पे भी सब्जी मंडी पे जा रहे हो या कहीं पे भी बाजार में गए हो कोई भी चीज लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज लेने के लिए बाजार में गए, आप कोई चीज को लेने के लिए बाजार में गए, ठीक है, अब बाजार में आप जाते हो, अगर आपको वो चीज का प्राइस बोलता है, फॉर एग्जाम्पल आपको परचेज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको, अगर हम बात करें कि आपको परचेज करना है हैंड्स फ्री, ठीक है, आपको हैंड्स फ्री परचेज करना है, ईयरफोन परचेज करना है, ठीक है, आप बाजार में गए, आप मोबाइल वाले शॉप पे गए और आपने पूछा कि भैया मुझे ना हैंड्स फ्री दिखाइए, उसने अलग अलग टाइप के हैंड्स फ्री दिखाए, अब उसमें से आपने एक हैंड्स फ्री को सिलेक्ट किया कि मुझे ना ये चाहिए, ठीक है, आपको, आपने क्या कहा, मुझे ना ये हैंड्स फ्री चाहिए, अब आपने क्या किया, आपने उसको पूछा कि भैया इस हैंड्स फ्री का प्राइस क्या है,
उसने बताया कि भैया आपको ना 500 रुपीज में ये क्या मिलेगा, 500 रुपीज में आपको ये हैंड्स फ्री मिलेगा। यानी उसने क्या किया, आपको प्रपोजल दिया, आपको प्रपोजल दिया कि आपको ये 500 रुपीज में पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो आपका बन जाता है भैया प्रॉमिस। वो क्या बन जाता है बेटा, प्रॉमिस बन जाता है कि 500 रुपए में वो आपको ये हैंड्स फ्री प्रोवाइड करेगा। क्या ये बात समझ में आ जाती है बेटा, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रपोजल का एक्सेप्टेंस। अब एक और चीज समझना बेटा, यहां पे मैंने फिर से लिख देता हूं प्रॉमिस, ठीक है। अब आपको प्रपोजल दिया, बट सिंपल सी बात है कि आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करो ऐसा जरूरी है। आपको उसने बोला कि 500 रुपए और आप उसे एक्सेप्ट करो ऐसा जरूरी नहीं है। या तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, या तो आप उसे सामने एक दूसरा प्रपोजल दोगे, उसे हम बोलेंगे बेटा ऑफर। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, अब मुझे ये बताना बेटा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू प्रपोजल की जगह मैं ऑफर लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि आप उसे क्या करोगे बेटा, आप भी उसे क्या दोगे, ऑफर दोगे, ठीक है। ऑफर और क्या होगा, एक्सेप्टेंस, ठीक है। और हम लिख लेते हैं लीगल, ठीक है। अगर आपका ऑफर जो है वो अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, और वो लीगल है, तो क्या कहेंगे बेटा, उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एग्री, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा चीज है जो लीगल एग्रीमेंट है, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बट एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एग्रीमेंट का मतलब यह है कि जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को और दूसरा पर्सन फर्स्ट पर्सन को प्रॉमिस करता है, उसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस का मतलब यह होता है कि कोई प्रपोजल है जिसका आपने एक्सेप्टेंस किया, और या आपको ऑफर दिया है और आपने उसको एक्सेप्टेंस किया, उसे हम बोलेंगे प्रॉमिस। और जिसमें लीगल चीज है, बट लीगल क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए बेटा ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। आप कहोगे कि सर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को अगर हम बोल सके तो हम बोल सकते हैं उसका गोल, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ठीक है, आप बेटा हैंड्स-फ्री वाले की शॉप की जगह आप गए, आप हैंड्स-फ्री वाले मतलब दुकान पे गए, ठीक है, आप मोबाइल की शॉप पे गए और आपने उसको बोला, ठीक है, आपने उसको बोला कि आपको ना मेरे को ना मुझे आपको बेचना है, क्या बेचना है भाई तेरे को, ठीक है। आप बोलोगे मेरे को ना आपको ना, आप गुजरात में आए, गुजरात में लिकर बैन है, दारू बैन है। आप गुजरात में आए और आप गुजरात में बोल रहे कि मुझे ना आपको ना दारू बेचना है, ठीक है। क्या बेचना है भैया, लिकर बेचना है, दारू बेचना है, विच इज इनलीगल। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का जो गोल है वो लीगल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को सुपारी दी, खाने वाली नहीं बे, ठीक है, वो सुपारी मतलब ढूंढ 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 उड़ा दिया, ठीक है, समझ में आ रही है ना बातों को, ठीक है। आपने बोला कि ना ये बंदा ना, ये बंदा मेरी ना क्रश को ना बहुत छेड़ता है, मतलब बहुत फ्लर्ट करता है और मेरा ना दिल ना टूट जाता है, उसको मैं देख नहीं पाता यार, इसके ना मेरे को सुपारी देनी है। आपने कॉल किया, ठीक है, किसको किया भैया, आपने फोन किया सुपारी भैया को, सुपारी भैया को बोला कि सुपारी भैया मेरे को ना सुपारी देनी है, किसकी देनी है भैया, मेरे को सुपारी देनी है, ठीक है। जो एक फ्रेंड है मेरा, ठीक है, फ्रेंड नहीं है मतलब, ठीक है, एनिमी है, ठीक है, उसका मुझे ना सुपारी देनी है, आपने उसकी शकल वकल भिजवा दी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये जो आपने ऑफर दिया कि मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, ठीक है, और आप उसको क्या करो भैया, उसको लुढ़का दो, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, आपने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, आपने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है, उसने भी बोल दिया कि हाँ भैया मैं ना उसको लुढ़का दूंगा। बट मेरे को ये बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करने का गोल है, गोल क्या है भैया, उसको लुढ़काना, मेरे को ये बताओ ये क्या लीगल है क्या, नहीं ये इलीगल है। तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, सिंपल सी बात, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। समझ में आ रही है बातों को, तो ये कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस सेम है, नहीं बेटा, एग्रीमेंट का मतलब ये होता है एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक प्रॉमिस है या काफी सारे प्रोमिसेस है, उसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। अगर एक ही प्रॉमिस है तो प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, समझ में आ रही है बातों को। अगर काफी सारे प्रोमिसेस हैं तो उसे बोलते हैं, जो जितने भी प्रोमिसेस हैं उसको मिलाते हैं तो वो बनता है आपका बेटा एग्रीमेंट। प्रॉमिस का मतलब ये होता है प्रपोजल या फिर ऑफर और उसका एक्सेप्टेंस मिलना, और उसमें दो चीजें लीगल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट, क्या मुझे ये बताइए बेटा, ऑब्जेक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया, क्या मुझे ये बताइए बेटा, क्या आपको ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लीगल होना चाहिए, मतलब आपका जो गोल है वो लीगल होना चाहिए। अब बात करते हैं कंसिडरेशन के बारे में, ठीक है।
अब आपने ऑफर दिया, ठीक है, वो हैंड्स फ्री आप परचेज करने गए, आपने हैंड्स फ्री, उसने बोला कि 500 रुपए, उसने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ भैया 500 रुपए ठीक है। ऑब्जेक्ट लीगल है कि नहीं है? हैंड्स फ्री परचेज करना लीगल है कि इलीगल है? मुझे ये बताइए, ठीक है, मुझे ये बताइए, लीगल है कि इलीगल है? हैंड्स फ्री परचेज करना लीगल है या फिर इलीगल है, ये बताइए बेटा। हैंड्स फ्री परचेज करना ऑब्वियसली क्या है बेटा? लीगल है, ठीक है। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट तो लीगल है, आपका गोल तो लीगल है, बट आपने क्या कहा उसको? मेरे पास ना पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर उसके बदले तुम कुछ बोलो, ठीक है, अगर तुम बोलो तो मैं ना सुपारी का काम करता हूं, अगर तुम बोलो किसी को मारना है तो मैं भैया मार दूंगा, अगर तेरे को गांजा चाहिए, चरस चाहिए तो मैं लाके देता हूं। मुझे ये बोलो कि कंसिडरेशन मतलब आप जो चीजें उसको दे रहे हो, दैट्स द कंसिडरेशन। मेरे को ये बताओ, कंसिडरेशन लीगल है? भैया नहीं, ये इलीगल है। तो आपका कंसिडरेशन भी क्या होना चाहिए बेटा? लीगल होना चाहिए। क्या मुझे ये बताओ कि आपको ये समझ में आया बेटा? आपकी दो चीजें लीगल होनी बहुत जरूरी है, आपकी दो चीजें लीगल होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक कॉन्ट्रैक्ट में बेटा दो प्रॉमिस एटलीस्ट होते हैं, दो प्रॉमिस एटलीस्ट होते हैं। एग्जांपल मैं देता हूं बेटा, एग्जांपल में चंचल अचीन आपको देता हूं। एक एग्रीमेंट में दो प्रॉमिस मिनिमम होते हैं। आप कहोगे कि सर दो प्रॉमिस मतलब समझ में नहीं आया। देखो, आप हैंड्स फ्री परचेज करने गए, ठीक है, उसने क्या प्रॉमिस किया कि मैं तुमको हैंड्स फ्री दूंगा, दैट्स द फर्स्ट प्रॉमिस, और आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपने उसको उस प्रपोजल को, आप उसने आपको ऑफर दिया या प्रपोजल दिया, क्या प्रपोजल दिया कि मैं आपको हैंड्स फ्री दूंगा, और आपने उसको एक्सेप्ट किया, मतलब ये हो गया वन प्रॉमिस, ठीक है, उसका प्रॉमिस आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। और दूसरा प्रॉमिस आपने किया कि मैं आपको पेमेंट करूंगा 500 रुपीज का, और उसने उसको एक्सेप्ट किया। मतलब एक, अगर मैं बात करूं, एक एग्रीमेंट में एटलीस्ट दो प्रॉमिस होते हैं, दोनों पार्टी के दो प्रॉमिस होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई बेटा? इसीलिए लिखा गया है प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा? कंसिडरेशन लीगल मतलब जो आप पेमेंट कर रहे हो, जो चीज दे रहे हो, वो लीगल फॉर्म में होनी चाहिए, वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है? मतलब पैसा लीगल है, ठीक है, आप उसके बदले कोई काम कर रहे हो बार्टर सिस्टम में, लीगल है, ठीक है, आप उसको कोई गुड्स दे रहे हो, अगर वो चीज लीगल है तो लीगल है आपका कंसिडरेशन। बट अगर आप उसे बोल रहे हैं मैं आपको ना चरस गांजा लेके दूंगा, भैया इंडिया में बैन है, इलीगल चीज है, अगर आप वो करके दोगे, आप बोलोगे मैं ना तेरे लिए स्मगलिंग करूंगा, बोल भाई, ठीक है, तो ये कंसिडरेशन मतलब आप जो इन रिटर्न उसको जो देना चाहते हो, वो कंसिड उसे बोलते हैं भैया कंसिडरेशन, और वो अगर इलीगल है तो भी ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको बनना है, कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको बनाना है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल, मतलब आपका एग्रीमेंट और उसमें लीगल होना चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। ओके, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? प्रपोजल या फिर ऑफर, और जिसका एक्सेप्टेंस आपको मिलना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए भैया? लीगल होना चाहिए। तो इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, एक लाइन में अगर मैं ऐसा बोलूं, इन शॉर्ट, अगर मैं ये सब चीजों को भूल के अगर मैं एक लाइन में ऐसा बोलूं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सर ऐसा होता है कि मैंने किसी को प्रॉमिस किया, उसने उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 500 रुपए दूंगा, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे हैंड्स फ्री देगा, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और जो चीजें मैं उसको कंसिडरेशन में दे रहा हूं वो लीगल है, मतलब मैं जो पैसा दे रहा हूं या भी कोई चीज दे रहा हूं वो लीगल है, और वो जो मुझे हैंड्स फ्री दे रहा है वो भी इंडिया में लीगल है, तो इसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस है, और जो एक दूसरे को दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट दे रहा है, जो ऑब्जेक्ट दे रहा है, जो गोल है वो लीगल है, और जो मैं कंसिडरेशन दे रहा हूं वो भी लीगल है, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल चीजें होनी चाहिए, उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। इन शॉर्ट इतनी चीजें समझ में आती है बेटा? अगर आपको ये चीजें समझ में आती है तो जल्दी से, मैंने जो बोर्ड पे लिखा है, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, इसे जल्दी से लिख लीजिए, और यही चीजें हम अपनी बुक से पढ़ लेते हैं, ताकि आपको और श्योरिटी और कॉन्फिडेंस आ जाए इस चीज में। जल्दी से आ जाइए बेटा। ओके अचिन, थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है, जल्दी से बेटा इतना लिख लीजिए, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। चलो मैं उसको जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे।
थोड़ा सा ज्यादा जूम नहीं, चलो ठीक है, लिख लीजिए बेटा। आपको हेडिंग डालना है बेटा, ओके श्रुति, आपको बेटा हेडिंग डालना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और उसके बाद आपको ओके पहले पेज पे ही डाल दिया होगा, ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए। देखो ये बाइफर्केशन करेंगे ना तो दैट विल बी इजी फॉर यू। अब अभी अपन बुक से पढ़ेंगे ना तो आप कहोगे कि सर यार लॉ इज वेरी इजी। अच्छी ना, आपका फिर मैसेज नहीं आया मेरे को, आप कुछ बोल रहे थे कोर्सेज के बारे में, ठीक है। हे स्थितिका, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन बेटा? आई होप बहुत अच्छे से जा रहा है, ठीक है। अगर कोई भी हेल्प चाहिए डू मैसेज मी एनी टाइम, ठीक है। और आज 1 बजे जुलाई वालों के लिए घमासान ग्रांड रिवीजन होने वाला है। चलो लिख लिया, डन डन डन, ओके। मैं बीच में आ रहा था, अभी तो नहीं आ रहा ना, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, अभी सही है। हो गया आपका सारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं, प्लस वो लीगल होना चाहिए। प्रॉमिस मतलब क्या होता है? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। आपने प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट किया। एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस। मुझे बताइए बेटा, एसेंट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस। बुक में देखा था, बताएं, वो लीगल होना चाहिए, यानी कि ऑफर दिया, एक्सेप्ट किया, लीगल होना चाहिए। लीगल क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपको मिल रहा है, आपको जो मिल रहा है, जो आपका पर्पस है वो कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को सुपारी दी, वो भैया इलीगल है। मतलब आपका जो गोल है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है, मतलब वो लीगल होना चाहिए, तभी उसे आप कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। प्लस कंसिडरेशन जो है वो भी आपका लीगल होना चाहिए, मतलब आप जो पेमेंट कर रहे हो सामने, वो पैसा या फिर जो भी चीज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो भी लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चरस गांजा, ठीक है, मेरे को प्यारा, चरस से गांजा मेरे को प्यारा, वो नहीं देना है भाई, ठीक है, समझ में आ रही है? कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए। ओके लेट्स गो, आगे बढ़ते बेटा। देखो अब अभी अपन बुक से देख लेते ये सारी चीजें, ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाए। आ जाइए। लॉ के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैं कुछ थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ। स्लो इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको, अगर आपको ये बेसिक वाली चीजें समझ में आ गई तो आगे जो चीजें हैं यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली, ठीक है। अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा भैया, लॉ आपको हार्ड लगने लग जाएगा। तो मेरा पर्पस ये है कि पहले कुछ सेशंस में मैं आपको धीरे चलूं, स्लो चलूं, सारी चीजें इन डेप्थ क्लियर करके चलूं, ताकि फिर आगे जो बिल्डिंग अपने को बनानी है बेस के ऊपर, वो एकदम से फटाफट से होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स गो, आ जाइए बेटा। तो यहां तक हमने देख लिया था कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, फिर से पढ़ते। देखो अभी आपके लिए इजी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। अब ये एग्जांपल मैं बाद में लेता हूँ कि मुझे आपको जो एग्जांपल ये जो देना है वो सिखाना है, वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा ओके, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट क्या है भैया? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। चलो प्रपोजल की बात करते हैं या फिर ऑफर क्या होता है उसे हम बात करते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस का क्या मतलब होता है? इच्छा शक्ति। जब एक पर्सन, हाय हाय हाय, दूसरे पर्सन में इच्छा शक्ति दिखाता है, दूसरे पर्सन में नहीं भाई, ठीक है, दूसरे पर्सन को इच्छा शक्ति दिखाता है, विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? किसी को बताया क्या? कुछ ना करना या रोकना, ठीक है। टू डू और टू अवॉइड फ्रॉम डूइंग समथिंग, इसको बोलते हैं अवॉइड। लिख दीजिए भैया, अवॉइड लिख दीजिए, इसका मीनिंग एब्सटेन। तो देखो हम कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें मेरी इच्छा है कि आप कुछ करें या फिर कुछ ना करें। जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, मैं भी एक बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है। मैं अपनी फोन की दुकान चलाता हूं और आप भी नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो, बट मेरे को पता है कि ना आपका ना नाम ना बहुत बड़ा है। अगर आप अपना बिजनेस लेके आओगे
मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा। तो मैं आपके साथ इच्छा शक्ति दिखाता हूं कि आप वो काम ना करें। ठीक है, आप कई बार स्टूडेंट को डाउट आता है कि सर मतलब ऐसा तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट कि जिसमें कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट हो। भैया हो सकता है, कुछ करने का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि मैं आपको पैसा दूंगा, आप मुझे हैंड फ्री दो, वो कुछ काम करने का होगा। ना करने का मतलब मैं अपनी दुकान चला रहा हूं, भैया आप ना इस एरिया में, इस 1 किलोमीटर के एरिया में आप अपनी सेम मैं जो धंधा कर रहा हूं वो वाली दुकान नहीं लगाओगे। ठीक है, उसे बोलते हैं कुछ ना करना। कई बार अगर मैं आपको बता दूं कि कई बार जो कोलैबोरेशन होते हैं, ठीक है, कोई क्लासेस के कोलैबोरेशन होते हैं, कोई यूट्यूब पे होते हैं, या कहीं पे लोग जॉब करते हैं, तो उनके साथ भी बॉन्ड साइन किया जाता है कि हम आपको 5 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे, बट 3 साल तक आप ये सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाओगे, या 3 साल तक आप ये बिजनेस नहीं करोगे, 3 साल तक आप इस इंडस्ट्री में जॉब नहीं करोगे। इसे बोलते हैं कुछ ना करना, अवॉइड करना, मतलब लोग को, सामने वाले को बोलना भाई तू ये काम नहीं करेगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, एब्सटेन को पढ़ेंगे अवॉइड करना। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को दिखाता है हिज विलिंगनेस, उसकी इच्छा शक्ति दिखाता है, टू डू कुछ करना, और टू अवॉइड फ्रॉम डूइंग समथिंग कुछ ना करना, विद अ व्यू टू ऑब्टेन एन एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है, फिर से एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस, ठीक है, परमिशन सॉरी, दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेंस ही इज सेड टू मेक एन प्रपोजल। मतलब जब मैं किसी और को अपनी इच्छा शक्ति दिखाता हूं कि भाई ये काम आप करो या फिर आप ना करो, और उसका आप मुझे एसेंट दो, मतलब आप अपना एक्सेप्टेंस दो, उसे बोलते हैं प्रपोजल। यानी कि मैंने आपको बोला कि आप इस हैंडस्फ्री को 500 में परचेज करिए, दैट्स माई विलिंगनेस, दैट्स माई इच्छा, मेरी इच्छा है कि आप इसे परचेज करें, कुछ काम करिए। ठीक है, इसे क्या बोलते भैया, इसे बोलते प्रपोजल या फिर ऑफर। वेरी इजी। नहीं बेटा नहीं लिख सकते, तो ऐसे कैसे लिखोगे बेटा, ऐसे कैसे लिखोगे, प्रोफेशनल कोर्स है बेटा, इंग्लिश लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, इसीलिए तो मैं आपको भारी भारी जो वर्ड है ना उसके मैं सिनोनिम्स क्यों लिखवाता हूं, क्योंकि आपको समझ में आए कि हाँ भैया इसका मतलब ये होता है। ठीक है, फिर आता है आपका प्रॉमिस। ठीक है, जब आपने प्रपोजल दिया, जब मैंने आपको प्रपोजल दिया कि मुझे आपको हैंड्स फ्री 500 रुपए में बेचना है, और आपने उसे क्या किया बेटा, एक्सेप्ट किया, यानी कि ये हो गया आपका प्रॉमिस पूरा। ठीक है, ये क्या हुआ, प्रॉमिस पूरा। प्रॉमिस सर एंड प्रॉमिस सी, सिंपल सी बात है, जो प्रॉमिस कर रहा है उसे बोलते हैं प्रॉमिस सर, जिसको प्रॉमिस मिल रहा है उसे बोलते हैं प्रॉमिस सी। पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज अ प्रॉमिसर। मतलब मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको हैंड्स फ्री दूंगा, ठीक है, तो मैं हुआ प्रॉमिस सर, आपने उसे एक्सेप्ट किया, यानी आप हुए प्रॉमिस सी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा, वेरी इजी। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब मुझे जो पैसा मिलेगा उसे बोलेंगे कंसिडरेशन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, the promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promise to do or to abstain from doing something, such act or abstains or promise is called as a consideration for the promise। मतलब ये पूरा पैराग्राफ कहना क्या चाहता है, पूरा पैराग्राफ कहना ये चाहता है कि अगर मैं आपको 500 रुपए की हैंड फ्री दे रहा हूं, ठीक है, मैं हुआ प्रॉमिसर, आप हुए प्रॉमिसी, बट उसके बदले में मुझे कंसिडरेशन मिल क्या रहा है, आपने मुझे कोई पैसा दिया, या आपने मुझे कोई प्रॉमिस दिया कि मैं तुमको 10 दिन के बाद 500 रुपए दूंगा, या 10 दिन तक मैं यहां पे ये बिजनेस नहीं करूंगा, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, और अ प्रॉमिस ऑफ डूइंग समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, उसे क्या बोलते हैं भैया, कंसिडरेशन बोलते हैं। मतलब मुझे जो रिटर्न में मिला उसे मैं क्या बोलूंगा, या तो वो पैसा हो सकता है, या तो वो प्रॉमिस हो सकता है, वो पैसा इंस्टेंटली मिल सकता है, या तो वो प्रॉमिस इंस्टेंटली मिल सकता है। ठीक है, प्रॉमिस भी कैसा हो सकता है, टू डू समथिंग एंड नॉट टू डू समथिंग, उसे हम बोलेंगे कंसिडरेशन। इन रिटर्न अपने को जो मिलता है बेटा उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। एग्रीमेंट, every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement। ठीक है, एग्रीमेंट का पहले ही आपने मीनिंग देख लिया। ठीक है, यहां तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर से बता सकते हैं। अब देखो, एग्रीमेंट भी दो तीन तरीके के होते हैं, एग्रीमेंट भी दो तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि सर दो तीन तरीके के मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपका होता है बेटा एग्रीमेंट होते हैं तीन तरीके के, एक होता है लीगल, एक होता है लीगल एंड एक होता है आपका सोशल एग्रीमेंट। इसको अपन डिटेल में कल पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के टाइप्स में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें कौन सा आएगा, सोशल आएगा, लीगल आएगा एंड इलीगल आएगा। ठीक है, तो तीनों को अपन पढ़ेंगे कल। एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको डिटेल में कल बताऊंगा, लगभग तो एमसीक्यू बेस ही होगा।
ठीक है, मुझे ये बताइए क्या आपको आज का जितनी भी चीजें अपन ने पढ़ी क्या उसमें आपको समझ में आया? पहली बात हमने ये देखी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 तरीके के राइट्स आपको दिए गए, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ह्यूमन राइट जो ह्यूमन को मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो भी देश है उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो राइट देता है, और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले हम क्या करते थे, इंग्लिश इंग्लिश कॉमन लॉज को फॉलो करते थे। उसके बाद हमने हिंदू पर्सनल लॉ एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ को यूज करना शुरू किया, फिर भी बात नहीं बनी तो हमने फाइनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बनाया। इसमें भी हमने 4 तरीके के पार्टीशन बनाए, उसमें बेसिक वाला, सेल ऑफ गुड्स वाला, ठीक है, फिर हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला, और फिर हमने बनाया पार्टनरशिप वाला। अगर मैं बात करूं तो उसमें से हमें सिर्फ बेसिक वाला पढ़ना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है, थर्ड और फोर्थ वाला आपको बाद में पढ़ना है, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फाउंडेशन में आपके कोर्स में नहीं है। हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब वो लीगल होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस प्लस लीगल, ठीक है। प्रॉमिस का मतलब ये होता है ऑफर या फिर प्रपोजल और उसका एक्सेप्टेंस, मतलब आपने कोई ऑफर दिया या सामने वाले ने ऑफर दिया, उसको एक्सेप्टेंस हुआ, उसे बोलते हैं प्रॉमिस, एक प्रॉमिस हुआ, ठीक है। प्लस लीगल, लीगल क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपका गोल है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने का, जो काम है कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, जो आप चीजें आप दे रहे हो वो लीगल होना चाहिए। प्लस कंसिडरेशन इन रिटर्न आप जो मिल रहा है या आप दे रहे हो उसे वो भी क्या होना चाहिए बेटा, लीगल होना चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एसेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस या परमिशन देना। एसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सेप्टेंस और परमिशन देना। और एब्सट्रेन का मतलब क्या होता है, एब्सट्रेन का मतलब होता है अवॉइड, ठीक है, मतलब कुछ करना या कुछ ना करना, ठीक है। मुझे ये बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कुछ करने के लिए हो सकता है या एब्सट्रेन के लिए भी हो सकता है? क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज कुछ काम करने के लिए ही हो सकता है या कुछ ना काम करने के लिए भी हो सकता है? ऑब्वियसली कुछ काम ना करने के लिए भी हो सकता है, जिसके मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए। आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आया है तो इस लाइव सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिए। पेड लेक्चर्स को परचेज करने के लिए इंस्टॉल अवर एप्लीकेशन स्टडी बडी क्लब, या फिर आप मुझे जरूर से मैसेज भी कर सकते हो अपने व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जरूर से मैसेज करिए, आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर कौन सा है वो भी मैं आपको फिर से एक और बार बता देता हूँ बेटा। व्हाट्सएप नंबर इज 8973273289। इस नंबर पे आप जरूर से मैसेज करिए। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। अकाउंट्स का सेशन आज नहीं है, आई एम सॉरी फॉर द सेम, क्योंकि आज रिवीजन पूरा है जुलाई वालों के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा फोकस हो रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच। एंड यस, कमेंट करके ये जरूर से बताएं कि आपको लॉ में कैसा लग रहा है, मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको लॉ पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उतनी तगड़ी तरीके से, उतनी ही अच्छी तरीके से जी जान लगा के पढ़ेंगे, बहुत तगड़ी तरीके से। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट भी मैं आपके लिए जरूर से डेमो लेक्चर्स जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।